शुभ संध्या, गुड इवनिंग। हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। समय के मुताबिक थोड़ा सा विलंब हुआ है क्योंकि लगातार कक्षाएं चल रही हैं और स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा विलंब हो जाता है। निश्चित तौर पर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हम लोग आज एक दूसरे के समक्ष उपस्थित हैं इस उद्देश्य से कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के पेपर 2 प्रश्न पत्र 2 का अध्ययन किस प्रकार से हो, उसकी योजना किस प्रकार से बने और अपने भविष्य की सफलता में इस प्रश्न पत्र के साथ हम किस प्रकार अपने मुकाम को प्राप्त करने में अपने उद्देश्य के मुताबिक अपनी इच्छाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने में किस प्रकार कामयाब हों। बेटा, एक समस्या सामान्य तौर पर मैं देखता हूं, एक समस्या उत्पन्न होती है, एक चिंतन होता है, बच्चों के चिंता होती है बच्चों के मन में, और वह चिंता प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि यह जो समाज है, यह जो वातावरण है, वह स्वयं है। क्योंकि एक ऐसा माहौल हम बना देते हैं कि यह बहुत बड़ी परीक्षा है, इस परीक्षा के लिए कुछ विशेष तौर पर काम करने की आवश्यकता होगी, जो अभी तक नहीं किया वह करने की जरूरत होगी, इत्यादि इत्यादि। एक नाटकीय अंदाज में, ड्रामेटिक फॉर्म में हम चीजों को लाने का प्रयास करते हैं। एक इस तरह का माहौल विकसित कर देते हैं जिससे लगे कि हां, कुछ विशेष काम होने वाला है और कुछ विशेष काम करने के लिए हमें विशेष चीजों की जरूरत है। और यहीं से टेंशन शुरू हो जाता है, क्योंकि इंटेंशन साफ है ना। मैं कोशिश करूंगा कि सरल शब्दों में, बगैर नाटकीय अंदाज के, चीजों को व्यवहारिक रूप में आपके समक्ष रखूं। और मुझे विश्वास है कि लगभग 60 मिनट के परिचर्चा के बाद बहुत सारी समस्याओं का समाधान, या लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं प्रारंभ करता हूं। आप सभी जानते होंगे कि प्रश्न पत्र 2 अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह प्रश्न पत्र द्वितीय है। और द्वितीय प्रश्न पत्र का पेपर नंबर 2 का नाम क्या है? एक साधारण भाषा में हम लोग इंडियन पॉलिटी बोल देते हैं, लेकिन इस पेपर का नाम अगर बेटा आप लोग देखोगे तो सबसे पहले यह शुरू होता है अभिशासन, अभिशासन, और उसके बाद आता है संविधान, इसके बाद राज व्यवस्था, तीसरे नंबर पर राज व्यवस्था है, उसके बाद सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, और अंत में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हमारा संबंध इससे है, हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं।
संविधान और राज व्यवस्था। अब प्रश्न यह उठता है कि संघ लोक सेवा आयोग ने संविधान और राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पत्र क्यों दिया? देश की लोक सेवा देश के संविधान के दायरे में रहते हुए देश की राजनीतिक व्यवस्था के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अख्तियार करते हुए संसदीय लोकतंत्रात्मक वातावरण में देश की जनता का विकास सुनिश्चित करे, सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करे, यह आवश्यक है। संविधान राज व्यवस्था इन दोनों को जानना एक लोक सेवक की आवश्यकता होती है। जब तक देश के संविधान को और राज व्यवस्था को नहीं समझते, देश के संपूर्ण संसदीय प्रणाली को समझना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि संविधान और राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पत्र संघ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए सुनिश्चित की, ताकि देश की लोक सेवा में जाने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी देश के संविधान और देश की राज व्यवस्था के संदर्भ में अमूल्य अहम जानकारी प्राप्त करते हुए देश की जनता के विकास में अपनी रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करे। इसलिए यह लाया गया। और हमारे लिए यह आवश्यक है कि संघ लोक सेवा आयोग के इस उद्देश्य को समझते हुए जब संविधान और राज व्यवस्था से संबंधित अपनी योजनाओं को तैयार करें, एक सशक्त रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ अपनी योजना के अनुसार स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो प्रारंभिक तौर पर एक नए विद्यार्थी के नाते दो प्रमुख चीजों को जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। और वह दो प्रमुख चीजें क्या हैं कि संविधान और राज व्यवस्था, इन दोनों से संबंधित संविधान और राज व्यवस्था, इन दोनों से संबंधित कितने और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जाहिर सी बात है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी समझ तो विषय को पढ़ने के बाद होगी, लेकिन कितने प्रश्न औसतन पूछे जाते हैं यह जानकर हम इस विषय की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य तौर पर औसतन 14 प्रश्न आते हैं। 14 प्रश्न आते हैं औसतन, एवरेज, और लगभग 108 नंबर के यहां लिख दे रहा हूं। प्रारंभिक परीक्षा में 14 प्रश्न औसतन, और मुख्य परीक्षा में 108 अंक के प्रश्न।
अब देखिए 14 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में और 108 अंक के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होगा। 250 में से 108 नंबर के प्रश्न कहां से आ रहे हैं? संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमें इसके लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता होगी और उसी योजना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जब मैं उस योजना की बात करता हूं तो हमारे लिए सबसे प्राथमिक मुद्दा जो होता है, हमारी प्राथमिक आवश्यकता होती है, वह यह होती है कि हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था को समझें। संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली चीज तो यह है, पहला मुद्दा हमारा यह होगा कि संविधान किस प्रकार राज्य व्यवस्था से पृथक है। सबसे पहले यह प्रश्न होगा, इसलिए इसको इंडियन पॉलिटी नहीं समझेंगे। संविधान देश का मौलिक सिद्धांत और कानून होता है, एक दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से देश को विनियमित करने की कोशिश होती है। संविधान स्थितिक है, समय के साथ संशोधन करके उसे गतिशील बनाया जाता है और उस संविधान के दायरे में ही रहते हुए राज्य व्यवस्था का विकास होता है। तो यह संविधान हमें मार्गदर्शन देता है, मौलिक विधि है। इसी मार्गदर्शन में और इसी मौलिक विधि के तहत राज्य व्यवस्था यानी राजनीतिक प्रणाली अर्थात विभिन्न अंग कार्य करते। तो दोनों में अंतर होगा बेटा। सबसे पहले संविधान है और उसके बाद है राज्य व्यवस्था। तो प्रारंभ में ही हम यह समझ लें कि संविधान राज्य व्यवस्था से पृथक है। संविधान और राज्य व्यवस्था एक नहीं है, दोनों में अंतर होता है। और संविधान का जब हम अध्ययन करेंगे तो एक दस्तावेज जो देश के संविधान निर्माताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया, उस संविधान को समझेंगे। और जब संविधान की समझ विकसित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, यह समझ जैसे ही विकसित होगी, हम यह जानने में कामयाब होंगे कि किस मकसद से यह राज्य व्यवस्था विकसित हुई है और इस राज्य व्यवस्था को कौन सी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। ठीक है ना? मैं दोबारा कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि संविधान की यदि हमें समझ हो जाती है, हम यदि यह समझ लेते हैं कि संविधान किस प्रकार से मार्गदर्शन दे रहा है, हमारे देश का संविधान किस प्रकार से अपनी मौलिक विधियों के माध्यम से हमें विनियमित करने की, हमें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, किस भावना से, किस मकसद से, किस उद्देश्य से संविधान लिखा गया है, अगर हम यह जान लें तो जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, और जितने भी तमाम अंग तंत्र हैं, निर्वाचन आयोग हो, योजना माफ कीजिएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, वित्त आयोग हो, जितनी भी संस्थाएं हैं जो देश के प्रशासन को विनियमित करती है, एक निर्धारित राजनीतिक
परिदृश्य में, राजनीतिक वातावरण में उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं होंगी, उनसे हम क्या उम्मीद करते हैं, उनकी क्या भूमिका होगी, यह जानने में हम कामयाब हो सकते हैं या यह जानने की कोशिश कर सकते हैं जब हम आगे बढ़ेंगे अपने पठन पाठन के अध्ययन से। तो चूंकि ये दोनों अलग अलग है, इसलिए हमारी आवश्यकता होगी कि हम संविधान में क्या पढ़ेंगे और राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे यह जानें। ठीक है ना। तो अब हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि संविधान में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान देखते हैं, क्या पढ़ें संविधान में। मैं हो सकता है गलत हूं और मैं होना भी चाहता हूं गलत। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करने के दौरान ही संविधान देखेंगे या संविधान पढ़ेंगे। इसके पहले आवश्यकता भी नहीं महसूस हुई होगी और न ही शिक्षकों ने या किसी ने यह दबाव डाला होगा कि संविधान पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हमें संविधान पढ़ना है। और संविधान में क्या पढ़ना है बेटा? संविधान में हमें अवधारणा पढ़नी है कि संविधान है क्या चीज, संविधान क्यों है और संविधान का काम क्या है। तीन चीजें हमें जाननी है। संविधान क्या है, संविधान क्यों है और संविधान का काम क्या है। अब देखो, जब ये तीनों चीजें हमने जान ली कि संविधान क्या है, क्यों है और इसका काम क्या है, तो बड़ी आसानी से हम एक उत्तर दे देंगे कि भारत में संविधान क्यों। इसका उत्तर मिल जाएगा जब हम अवधारणा जान लेंगे, संविधान क्यों बनाया जाता है यह जान लेंगे और संविधान का काम क्या है यह जान लेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें मालूम हो जाएगा कि संविधान भारत में क्यों बनाया गया, भारत के संविधान को बनाने का कारण क्या था। तो इसमें सबसे पहले कारण जान लेंगे, फिर दूसरा भारत में संविधान का महत्व जान लेंगे, है ना, कि संविधान क्यों है, संविधान का महत्व क्या है, और तीसरा कि संविधान की प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, यह भारत के संदर्भ में हम जान लेंगे। तो देखिए, जैसे एक चीज को समझ लिया वैसे ही यह दूसरे भाग को आसानी से हम समझ सकते हैं या समझा जा सकता है। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं। मैं यह बता रहा था कि संविधान को पढ़ने के समय हमें तीन बातों को जानना जरूरी है। एक अवधारणा है, दूसरा क्यों बना संविधान या क्यों लिखा जाता है, और तीसरा इसका काम क्या है। अब अवधारणा, क्यों और काम, इन तीनों को यदि हम जान लेते हैं तो भारत में संविधान क्यों, इसका उत्तर देना आसान हो जाता है। हम भारत में संविधान का कारण जान सकते हैं, भारत में संविधान की प्रकृति जान सकते हैं, संविधान की प्रकृति जान सकते हैं, और भारत में संविधान का महत्व जान सकते हैं। ठीक है ना। अब यदि यह तीनों जान लिया तो यह जानना आसान हो जाएगा कि हमारे देश का संविधान किस प्रकार से बना, कैसे बना, उसका क्या महत्व है, संविधान के बारे में लोगों की टिप्पणियां क्या हैं। यह सरलता से इसके भीतर हमें ज्ञात हो जाएगा, बशर्ते कि हम संविधान के मौलिक चीजों को जानें कि संविधान किसको कहते हैं, संविधान क्यों बनाते हैं और संविधान का काम क्या है। ठीक है ना।
और इतना जानने के बाद हमारे लिए बहुत ही सरल होगा यह जानना कि संविधान के तहत हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। अब देखिए संविधान के तहत क्या क्या पढ़ना होगा। संविधान के तहत सबसे पहले, अब मैं अभी तक जो बताया था उसमें सबसे पहले परिचय, भारतीय संविधान, तीसरा प्रस्तावना, चौथा मौलिक अधिकार, पांचवा नीति निर्देशक तत्व, छठवां मौलिक कर्तव्य, सातवां संविधान संशोधन एवं आधारभूत ढांचा, और आठवां संविधानवाद एवं संवैधानिक मूल्य। ये 8 भागों में हम संविधान को बांट देंगे। और इसमें आप देखिए कि संविधान का परिचय, भारत में संविधान, संविधान के भीतर प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संविधान संशोधन, आधारभूत ढांचा, संविधानवाद एवं संवैधानिक मूल्य। मैं उम्मीद करता हूं कि अब अक्षर बड़े हो गए होंगे। अब इनको हमें पढ़ना है। अब इनको कैसे पढ़ेंगे यह भी एक उदाहरण से समझ लें। हमारे देश में मौलिक अधिकार हम सबको प्राप्त है। मौलिक अधिकार में यह लिखा हुआ रहता है कि सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि देशद्रोह का मामला लग जा रहा है। आप कुछ बोलिए, देशद्रोह का मामला लग जा रहा है, चाहे वह पत्रकार के संदर्भ में हो, चाहे वह सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में हो, या किसी नेता के संदर्भ में हो, या कॉमेडियन के संदर्भ में हो, या चित्रकार के संबंध में हो। देशद्रोह का मामला लग जा रहा है। आपको संभवतः मालूम होगा कि हड़ताल करने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं, जेल में बंद हो जा रहे हैं आप। तो जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो संविधान के प्रावधान को जानना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि संविधान को समझने के लिए आवश्यक होता है कि न्यायपालिका के निर्णय क्या हैं यह भी हम जानें। आज ही के समाचार पत्र में बेटा यह लिखा हुआ मिला कि बेटियां हमेशा के लिए बेटियां होती हैं, लेकिन शादी के बाद और एक निर्धारित उम्र के बाद बेटे का कानूनी दृष्टिकोण, कानूनी आधार पर उसका जो स्थान है परिवार में वह बदल जाता है। यह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। आज ही सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में अपनी टिप्पणी दी है कि बेटियों का जो संबंध है वह बेटों के संबंध से पृथक होता है, और इस पृथकता को हमें संविधान के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जानने की आवश्यकता होगी। तो जिस तरह से संविधान के मौलिक अधिकारों को हम समझने का प्रयास करते हैं, वह समझने का प्रयास न्यायपालिका के निर्णयों के साथ जोड़कर होता है। एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि इंटरनेट को मौलिक अधिकार बताया गया है,
लेकिन भारत के संविधान में कहीं पर भी इंटरनेट को मौलिक अधिकार तो नहीं लिखा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार से जोड़ दिया। कल अगर यह प्रश्न आता है कि क्या इंटरनेट की सुविधा मौलिक अधिकार है, तो हमारे संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ कि इंटरनेट की सुविधा मौलिक अधिकार में आती है। लेकिन जब हम संविधान को न्यायपालिका के निर्णयों के साथ जोड़ते हैं, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ जोड़ी जाती है या उच्च न्यायालय के निर्णयों के साथ जोड़ी जाती है, तब जाकर हमें संविधान की वास्तविक समझ मिलती है और तब जाकर हम सही अर्थों में जान पाते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार किस प्रकार से हैं। हम यह उत्तर देने की स्थिति में होते हैं कि दिवाली में अगर पटाखे नहीं छोड़ने दिए जाएं तो क्या मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा? अगर गणेश विसर्जन समुद्र में न करने दिया जाए या नदियों में न करने दिया जाए तो क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण होगा? या मुहर्रम का जुलूस न निकालने दिया जाए तो उससे क्या धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होगा? इन सब चीजों को जानने के लिए संविधान के अनुच्छेद में उत्तर नहीं मिलता, बल्कि न्यायपालिका के निर्णयों के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो जब हम न्यायपालिका के निर्णयों के साथ आगे बढ़ेंगे तो संविधान की प्रस्तावना को उसके वास्तविक रूप में, मौलिक अधिकार को उसके वास्तविक रूप में, नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक कर्तव्य को, संशोधन को समझने में कामयाब होंगे। और जब संविधान के निर्णयों के साथ आगे बढ़ेंगे तभी हमें मालूम होगा कि यह आधारभूत ढांचा क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोई आधारभूत ढांचा नहीं दिया था या इस तरह की कोई अवधारणा नहीं दी थी, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की अवधारणा दे दी और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, संसदीय लोकतंत्र, गणराज्य इत्यादि अनेक चीजों को आधारभूत ढांचे में शामिल कर दिया। तो जब हम संविधान को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ने का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका के निर्णयों को भी पढ़ा जाए। तो संविधान के जितने भी भाग हमने 8 आपको लिखवाए हैं बेटा, इनमें 2 ही चीजों को ध्यान में हमें रखना है। एक चीज तो यह कि संविधान के अनुच्छेद और न्यायपालिका के निर्णय, इन दोनों के साथ ही संविधान का अध्ययन पूर्ण होता है। रिपीट कर रहा हूं, जितने भी अनुच्छेद दिए हुए हैं उन अनुच्छेदों को किसके सहयोग से पढ़ना है? संविधान के अनुच्छेदों को न्यायपालिका के निर्णयों के साथ। अब एक मन में प्रश्न उत्पन्न होगा कि न्यायपालिका तो बहुत सारा निर्णय देती है, तो कौन सा निर्णय पढ़ा जाए? 2 ही तरह के निर्णय हमें पढ़ने हैं। एक जो अद्यतन है यानी लेटेस्ट जो है, एक तो इसको पढ़ना है, जो लेटेस्ट डिसीजन आया है किसी मुद्दे पर, एक तो उसको पढ़ना है, और एक जो लैंडमार्क है यानी जो स्थापित करता है, स्थापित निर्णय, ठीक है ना, जो इस्टैब्लिश करता है किसी भी तथ्य को, जो स्थापित निर्णय है। तो 2 या 3 निर्णय ही पर्याप्त होते हैं। ज्यादा निर्णय लॉ की तरह हमें नहीं पढ़ना है। 2-3 निर्णयों के साथ संविधान के हर भाग को आवश्यकता अनुसार समझना है, पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है। आप लोगों को मालूम होगा कि गोपनीयता के संदर्भ में पुट्टा स्वामी केस एक पूछा गया
और सर्वोच्च न्यायालय ने देश की जनता को निजता का अधिकार है कि नहीं, गोपनीयता का अधिकार है कि नहीं, उससे संबंधित केस पूछा था मुख्य परीक्षा में। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि न्यायपालिका जब कोई निर्णय देती है, अद्यतन निर्णय, लेटेस्ट डिसीजन कोई देती है, तो उस डिसीजन के तहत क्या अवलोकन हुआ, क्या कहा गया और उसके आधार पर संविधान की व्याख्या कैसे बदली, इन सारी चीजों को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो संविधान से संबंधित सारे प्रावधान कंप्लीट होंगे, पूरा हो जाएंगे। और फिर संविधान को समाप्त करने के बाद, संविधान से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करने के बाद हम आएंगे राज व्यवस्था पर। ठीक है ना? राज व्यवस्था, इस राज व्यवस्था में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि यह व्यवस्था से संबंधित है, यह संगठनों से संबंधित है, यह तंत्रों से संबंधित है। यहां पर हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के जितने भी तंत्र जाल हैं उनको पढ़ते हैं। अब ये तंत्र जाल क्या है? तो तंत्र जाल को देखो कैसे सरल कर देंगे बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका। इसमें पहला मुद्दा होता है कार्यपालिका, उसके बाद विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, ठीक है ना, और चौथा मैं यहां लिख रहा हूं संघवाद, संघ तथा संघवाद। अब देखिए कार्यपालिका क्या होती, कार्यपालिका कहां कहां पर है? तो कार्यपालिका एक तो संसद है और दूसरा राज्य में विधानमंडल। हमें ये दोनों पढ़ने हैं, माफ कीजिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं, राज व्यवस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्यपालिका, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अब ये कहां पर हो गए? राष्ट्रीय स्तर पर, और ये हो गए राज्य स्तर पर। जब इन दोनों का अध्ययन करेंगे, यानी राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे, तो राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन, यह करेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद आएंगे हम कार्यपालिका के बाद विधायिका पर। विधायिका को भी इसी तरह से दो भागों में बांट देंगे, संसद और राज्य विधानमंडल। संसद और राज्य विधानमंडल। अब जब संसद पढ़ेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, बजट, विधेयक कैसे पारित होते हैं, राज्यसभा की क्या भूमिका है, लोकसभा की क्या भूमिका है, क्या राज्यसभा की आवश्यकता भी है इस देश में या नहीं, भारत की संसद ब्रिटेन की संसद से, संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद से किस प्रकार अलग है, सांसदों को जो विशेषाधिकार दिए गए हैं क्या उन्हें वह विशेषाधिकार मिलना चाहिए, क्या भारत के संविधान में संशोधन करके उनके विशेषाधिकारों को कम करना चाहिए या विशेषाधिकारों को बढ़ाना चाहिए, या किसी प्रकार से कोई नया बदलाव लाना चाहिए ताकि संसद में जो गतिरोध उत्पन्न होता है, जो मारपीट होती है,
सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी जाती है, उसको नियंत्रित किया जा सके, हम यह पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से चीजें विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन, ताकि यह पता चल सके कि राष्ट्रीय स्तर पर जो संसद है वह राज्य स्तर के विधानमंडल से किस प्रकार भिन्न है, यह तुलनात्मक अध्ययन होगा। और जब इस तरह से कार्यपालिका और विधायिका का हम अध्ययन करेंगे तो हमें यह ज्ञात होगा कि संविधान ने क्या करने को कहा था, संविधान की भावना क्या है, क्योंकि संविधान पहले पढ़ चुके हैं। तो संविधान की भावना क्या है, संविधान का मकसद क्या है, संविधान ने इन संस्थाओं का गठन क्यों किया था, यह जानना सरल हो जाएगा, यह समझना सरल हो जाएगा। उदाहरण दे रहा हूं कि जिस प्रकार से संसद में बगैर बहस के विधेयक पारित हो रहे हैं, जिस प्रकार से मॉनसून सत्र को सही तरीके से चलने नहीं दिया गया, जिस तरह से बहस नहीं हुई, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी इस पर कड़ी आपत्ति और टिप्पणी दर्ज की, तो इनका विश्लेषण हमें करने की आवश्यकता होगी। और जब हम इनका विश्लेषण करेंगे तो हमें यह ज्ञात होगा कि संविधान ने हमसे यह मांगा था, संविधान ने इस भावना से प्रावधान दिया था, संविधान का यह दृष्टिकोण था, संविधान में यह नैतिकता थी, यह मूल्य थे, यह आदर्श थे। और हमारी जो संस्थाएं हैं, कार्यपालिका और विधायिका, ये संस्थाएं उसके अनुसार काम कर रही हैं या नहीं, हम उनका विश्लेषण करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर आएगा वह है न्यायपालिका। आप लोग हाल के दिनों में न्यायपालिका से संबंधित बहुत सारी चीजें सुनते होंगे, खास करके सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण के बाद से ही न्यायपालिका की तस्वीर थोड़ी बदली है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह मालूम होगा कि जो ट्रिब्यूनल एक्ट आया है, जो न्यायाधिकरण अधिनियम आया है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यंत कठोर रुख अपनाया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कठोर रुख अपनाया है, पेगासस के मामले को लेकर कठोर रुख अपनाया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अलग अलग मुद्दों पर जो टिप्पणियां आई हैं, चाहे वह मीडिया के संदर्भ में हो, चाहे वह बहुमत के निरंकुश दृष्टिकोण के संदर्भ में हो, लोकतंत्र को बचाने के संदर्भ में हो, हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि न्यायपालिका जो 3 स्तरों पर भारत में है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर, जिसको अधीनस्थ कहते हैं, यह न्यायपालिकाएं किस तरह से गठित होती हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं, इनकी भूमिका क्या है, और संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में शक्ति के पृथक्करण के साथ साथ जो न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक समीक्षा है, वह किस प्रकार से न्यायपालिका को प्रभावित कर रही है। तो राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर का जब हम अध्ययन करेंगे, यहीं पर शक्ति का पृथक्करण एवं न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक सक्रियतावाद, इसका अध्ययन भी करेंगे। तो न्यायपालिका का अध्ययन करते वक्त, अब तो ठीक है ना, अक्षर तो अब ठीक होगा, न्यायिक सक्रियतावाद और शक्ति पृथक्करण का अध्ययन करेंगे। इन सभी के अध्ययन के बाद हमारे सामने एक मुद्दा आएगा कि क्या न्यायपालिका में भी सुधार की आवश्यकता है, क्या न्यायपालिका में भी बदलाव की आवश्यकता है, क्या न्यायपालिका को भी सुधारने की आवश्यकता है,
और यदि है तो आपको सुझाव देना होगा, हमें सुझाव देना होगा कि न्यायपालिका को और अधिक मजबूत करने के लिए, चूंकि न्यायपालिका संविधान का संरक्षक है, अभिभावक है, तो न्यायपालिका संविधान पर आंच न आने दे, इसके लिए यह आवश्यक है, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम न्यायपालिका में आवश्यक सुधार को सुनिश्चित करें। मैं दोबारा भी लिख दूंगा, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुई है मैं दोबारा भी लिख दूंगा। तो संविधान में जिस प्रकार से ये तंत्र दिए गए हैं, इन तंत्रों को सही तरीके से व्यवहार करने योग्य बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या सुझाव दिए जाने चाहिए, इन सभी चीजों को हम लेटेस्ट कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा कि करंट का संबंध राजनीति से ही होता है, राज व्यवस्था से ही होता है, संविधान से ही होता है। तो जब हम पढ़ते हैं संविधान को, जब हम पढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था को, तो उसमें अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से ये करंट के मामले, जो लेटेस्ट मामले होते हैं, उन मामलों को जोड़ा जाना सरल हो जाता है। ठीक है ना। और हम न्यायपालिका के संदर्भ में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, या आगे बढ़ना हमें चाहिए। अब यहां के बाद न्यायपालिका समाप्ति के बाद अगला जो मुद्दा आता है राज व्यवस्था में, वह मुद्दा है संघ। अब संघ में क्या पढ़ेंगे, इसकी अवधारणा। दूसरा, भारत संघ है या नहीं। तीसरा, संघ राज्य, जिसको केंद्र भी हम कहते हैं, केंद्र राज्य संबंध। और फिर संघ की प्रकृति, यानी कि सहयोगी संघवाद, सहयोगी संघ, प्रतियोगी संघ, न्यायिक संघ, और चौथा पर्यावरणीय संघ। ये चार प्रकार के संघ, जब संघ की प्रकृति हम पढ़ेंगे तो ये चार प्रकार के संघ भारत में हैं या नहीं हैं, या हैं तो कितने हैं, इनकी जानकारी हम लेना चाहेंगे। तो केंद्र राज्य संबंध के साथ साथ संघ की अवधारणा, भारत संघ है या नहीं, पहला मुद्दा, दूसरा मुद्दा, तीसरा और फिर यह चौथा, संघ की प्रकृति। इन चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और जब यह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आएगा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय पढ़ेंगे। संघ की समाप्ति के बाद स्थानीय निकायों का अध्ययन होगा, और जब स्थानीय निकायों का भी अध्ययन समाप्त हो जाएगा तो राज व्यवस्था का अंतिम भाग, व्यवस्था का जो अंतिम भाग है, वह अंतिम भाग होगा संवैधानिक, संविधिक, अर्धन्यायिक तंत्र। संवैधानिक, संविधिक और अर्धन्यायिक तंत्र। और संवैधानिक तंत्र में क्या है? संवैधानिक तंत्र में नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं।
संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं हैं जो संविधान में पाई जाती हैं। संविधिक संस्था ऐसी संस्थाएं जिनका गठन संसद के कानून के द्वारा हुआ हो, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, संविधिक संस्था हो गई। अर्ध न्यायिक संस्था ऐसी संस्थाएं जो शुद्धतः न्यायपालिका नहीं है लेकिन न्यायपालिका की तरह व्यवहार करती हैं, जैसे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसके बारे में अभी विवाद चल रहा है न्यायपालिका और संघ सरकार के बीच में। तो ये अंत में संवैधानिक, संविधिक, अर्ध न्यायिक तंत्र हम इनका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये लास्ट में मैंने इसलिए लिखा कि इसके पहले वाली सारी चीजों को दोबारा लिख देते हैं। आप में से अगर किसी को नोट करना हो बेशक वह नोट कर लें। राज्य व्यवस्था की शुरुआत हम लोग करेंगे कार्यपालिका से। कार्यपालिका, और कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, और फिर राज्य कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं अन्य, और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव, ठीक है ना। राज्यपाल, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अन्य। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। और उसके बाद यहीं पर हम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के बीच तुलना यह करेंगे। और दूसरा, भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच तुलना, के बीच तुलना, यह कार्यपालिका से संबंधित मुद्दा होगा। कार्यपालिका इस तरह से हम समाप्त करेंगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसके बाद राज्य व्यवस्था का दूसरा भाग है विधायिका। इसको कैसे बांटा था? संघ की विधायिका, संघ की विधायिका में क्या क्या पढ़ेंगे? लिख लीजिए, संसदीय प्रणाली बनाम अध्यक्षात्मक प्रणाली। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र। तीसरा, संसद की संरचना। चौथा, संसदीय प्रक्रिया। और पांचवा,
संसदीय समिति। तो संसदीय प्रणाली बनाम अध्यक्षात्मक प्रणाली, संसदीय लोकतंत्र, संसद की संरचना, संसदीय प्रक्रिया और संसदीय समिति, इन 4-5 भागों में बांट करके संघ की विधायिका पढ़ेंगे। और उसके बाद है राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल, उसमें भी इसी तरह का अध्ययन होगा, यानी कि संरचना, प्रक्रिया एवं संसद से तुलनात्मक अध्ययन। इस तरह से विधायिका समाप्त होगी। विधायिका के बाद हमने आपको बताया था न्यायपालिका। यहां पर संघीय न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका और जिला न्यायपालिका, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। दूसरे नंबर पर संविधान के अनुसार शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एवं न्यायिक सक्रियतावाद, इसका अध्ययन करेंगे। मूल 2 भागों में यह बटा होगा। सबसे पहले संघीय, राज्य और जिला। इसमें न्यायपालिका से संबंधित जितने भी पहलू हैं, चाहे संरचना हो, शक्ति हो या फिर संबंधित मुद्दे हों, सुधार से संबंधित मुद्दे हों, उन सभी का अध्ययन। और अंत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और न्यायिक सक्रियतावाद से संबंधित मुद्दों को न्यायपालिका में हम लोग अध्ययन के लिए लेंगे। और न्यायपालिका के अध्ययन के बाद आपको बताया था कि संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन, संघात्मकता के बाद स्थानीय निकाय का अध्ययन और अंत में जो संवैधानिक संविधिक तंत्र है, उन सभी का अध्ययन आपके साथ मिलकर होगा। अब रही बात यह कि क्या पढ़ेंगे, यह तो मालूम हो गया, कमोवेश संविधान में भी लिखा हुआ है, हम जान भी लेते। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी किताब, कौन सी पाठ्य सामग्री हम पढ़ेंगे। तो अगला मुद्दा आता है कि मटेरियल, यानी कि पाठ्य सामग्री। कौन सी पाठ्य सामग्री लेंगे। तो 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी, इसको ले लें, पहला। दूसरा, एक संविधान जिसको बेयर एक्ट भी आप कहते हैं, जिसमें अनुच्छेद दिया हुआ हो, और यदि न्यायपालिका के निर्णय दिए हो तो और भी अच्छा। तीसरा, डीडी बासु या बीके शर्मा द्वारा रचित संविधान, कोई एक ले सकते हैं। इनकी जो किताब है भाषा की दृष्टि से सरल है, तो आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा आपको करना है वह है समाचार पत्र और संसद टीवी।
संसद टीवी। आपके लिए बस इतनी ही किताबों की जरूरत है। इसके अलावा जितने भी आयोग गठित हुए हैं उनकी क्या सिफारिशें हैं, आवश्यकतानुसार क्लास के भीतर बताएंगे, लिखवाएंगे, और जो कुछ भी विश्लेषण का मुद्दा होगा, चाहे वह न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या आयोगों के माध्यम से हो, वह सब क्लास के भीतर शामिल किया जाएगा। और यदि किसी को इसमें दिक्कत होती हो तो गागर में सागर की तरह हमारा जो संस्थान का विजन का मटेरियल है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया मटेरियल, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। और ये किताबें अगर बता रहा हूं, संविधान बता रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि सभी को ऊपर से नीचे तक पढ़ लेना है। आप एनसीईआरटी की किताब के कुछ भाग आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। डीडी बासु या बीके शर्मा में से किसी एक किताब को ले लें। संविधान तो मैंने अनुच्छेद जानने के लिए कहा है कि वह संविधान लिया जाए। समाचार पत्र आप रोज पढ़ते होंगे, अक्सर पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों का अध्ययन करना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमारे सामने होंगे, मैं पूरे विश्वास से जानता हूं कि उनको हैरानी हो रही होगी, आश्चर्य हो रहा होगा कि इसमें एक गाइड का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं सर। बेटा माफ करना, बहुत ही अदब से, झुक करके और बहुत ही जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि अगर गाइड से हम लोग अपनी तैयारी प्रारंभ करते हैं और तैयारी का अंत करते हैं तो हम एक सम्मानजनक अंक प्राप्त करने में कतई कामयाब नहीं होंगे। गाइड सरल है, पढ़ने में आनंद आता होगा, आता है, लेकिन वह अच्छे अंक नहीं दिला सकता। और हमारा लक्ष्य है 130 प्लस। हम 130 से 150 प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन करेंगे। और आप पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। गाइड का अपना महत्व है, कम समय में रिवीजन का। उसमें अवधारणाएं नहीं होती, उसमें विश्लेषण नहीं होता, अलग अलग किताबों से कट पेस्ट करके उसे रख दिया जाता है। तो एक जगह पर चीजें अवश्य मिल जाती हैं, उसमें विश्लेषण, उसमें समझदारी विकसित नहीं हो पाती। और मैं तो यह सुझाव दूंगा और जिम्मेदारी के साथ सुझाव दूंगा कि उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाने वाला हमारा खुद का मटेरियल है, जिसको आप लेकर पढ़ें। इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया, अन्यथा जेहन में है, दिमाग में है। तो यह आपके सामने मटेरियल होगा और इसी मटेरियल के साथ आपको अपना अध्ययन अध्यापन करना है। क्लास के भीतर लिखवाने का काम, समझाने का काम, विभिन्न आयोगों के रिपोर्ट आपके सामने देने का काम, आपको उपलब्ध कराने का काम, यह सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अब अंत में आपके सामने में जो मेरी समझ से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह यह कि पढ़ तो लेंगे लेकिन लिखेंगे कैसे। नंबर तो लिखने पर मिलता है ना बेटा। हम बहुत जानकार हों, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं लिख ही नहीं पाता या ठीक से नहीं लिख पाता, तो मेरी जानकारी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो उत्तर कैसे लिखें। मैं आंसर राइटिंग यानी उत्तर लेखन की बात कर रहा हूं। उत्तर लेखन, ठीक है ना। और यह उत्तर लेखन क्या है, आप लोग कभी सुने हैं या कभी बोलते होंगे
कि पढ़ा बहुत था लेकिन लिख नहीं पाया। हम लोग भी बोलते थे, मैं भी बोलता था। हम लोग अगर नहीं भी बोलूं, मैं दूसरों का नहीं जानता, तो मैं भी बेटा बोलता था बहुत पढ़ा लिख नहीं पाया। भाई पढ़ा लिख नहीं पाया ऐसा क्यों? तो देखो कैसे हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ना, फिर आता है समझना, और तब आता है लिखना। हम लोग क्या कहते हैं? खूब पढ़ा और लिख नहीं पाया, क्या छोड़ देते हैं? समझना। तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक तो लिख नहीं पाएंगे। आप देखना बेटा कि अगर हम किसी चीज को नहीं समझते, अपने आप को नहीं समझते, तो लिख नहीं पाएंगे क्या लिखना। और अगर समझते हैं तो लिखना आसान हो जाता है। तो हमें केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ने के साथ साथ चीजों को समझना है। और अगर हम समझने में कामयाब होते हैं तो लिखने में भी कामयाब हो सकते हैं। हम लिख सकते हैं। और लिखने के लिए जब प्रश्न लिखना होता है, कभी कभी कुछ विद्यार्थी अभी कहते हैं कि सर प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। बेटा संघ लोक सेवा आयोग जब अपना प्रश्न देगा तो वह सिलेबस की समाप्ति पर देगा, और सिलेबस जो समाप्त हुआ वह इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेटेड है। मैं बोल रहा था आपसे कि पहली चीज जो है वह यह है कि संविधान और राज व्यवस्था के अंतर संबंध को समझना, अंतर संबंध को समझना, यह हमारे लिए जरूरी होगा कि संविधान और राज व्यवस्था के अंतर संबंध को पहले समझ लें और तब लिखने का प्रयास करें। और जब यह समझ लेंगे तब हम क्या देखेंगे? प्रश्न। अब प्रश्न में उसको खंडित करें। प्रश्न का उद्देश्य, विषय वस्तु और भाग। क्यों प्रश्न पूछा गया, क्या मकसद है, उसकी विषय वस्तु क्या है, और वह कितने भागों में बटा है, यह चीज जानने की जरूरत है। इसको हम कहते हैं प्रश्न को समझना। यह क्या हुआ? प्रश्न को समझना। और प्रश्न को समझ के तीसरे नंबर पर अब आता है उत्तर लेखन। अनुशासन के साथ, अनुशासन के साथ। यह अनुशासन के साथ क्या है? कोई सावधान मुद्रा में नहीं बेटा। अनुशासन के साथ का मतलब यह है कि हम किसी भी स्थिति में विषय से पृथक होकर न लिखें। जो विषय पूछा गया है, जिस तरह से पूछा गया है, जितने भागों में पूछा गया है, हम उसी के अनुसार अपना उत्तर लिखें। और चौथी बात यह होगी कि भाषा का उचित इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल, उचित भाषा का इस्तेमाल करें। कोई जरूरी नहीं है कि सुमित्रा नंदन पंत की तरह या महादेवी वर्मा की तरह हिंदी में लिखा जाए, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सही हो। अपनी घरेलू भाषा में न लिखें, एक मानक हिंदी भाषा का इस्तेमाल का मतलब यहां पर है मानक हिंदी का प्रयोग। अगर हिंदी माध्यम के हैं तो मानक हिंदी का प्रयोग हमें करना चाहिए। दूसरी बात कि 5वें नंबर पर कि चूंकि हमारा संबंध संविधान और राज व्यवस्था से है और हम भारतीय राजनीति हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारा उत्तर हमेशा तटस्थ होना चाहिए।
तटस्थ विचार 5वें नंबर पर आएगा। तटस्थ विचार यानी किसी एक का समर्थन, दूसरे का विरोध, या तीसरे का समर्थन, पहले का विरोध व्यक्तिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। यह 5वें नंबर पर आएगा। और 6वें नंबर पर हम लेंगे रचनात्मक आलोचना। रचनात्मक आलोचना। रचनात्मक आलोचना का क्या मतलब है कि आप जो कमियां हैं उसको लिख सकते हैं, लेकिन कमियों को लिखने का मतलब है तथ्यों के आधार पर। वर्तमान सरकार अच्छे काम करती है, बुरे काम करती है। अच्छे काम को लिखें तो तथ्य के आधार पर, बुरे काम की आलोचना करें तो तथ्य के आधार पर। भावनाओं के आधार पर हम आलोचना या समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए कहा रचनात्मक आलोचना। अंग्रेजी में बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। और अंत में जो 7वें नंबर पर मुद्दा आएगा वह है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन। अब यह समय प्रबंधन बहुत भारी भरकम शब्द हो जाता है। इसमें बहुत सीधी सी बात यह है कि हम किसी भी चीज को 2 बार या उससे ज्यादा बार न लिखें। अनावश्यक शब्दों का बार बार इस्तेमाल एक ही तरह से ना हो। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाए और निर्धारित समय में दिया जाए, ताकि सभी प्रश्नों का उत्तर हम दे सकें और हमारी जो उत्तर लेखन की शैली हो वह इस तरह से व्यवस्थित हो कि दाएं बाएं किसी तरह से अनावश्यक मुद्दों को हम शामिल न करें। तो अगर हम इन सारी चीजों को लेकर चलते हैं, उत्तर का एक प्रारूप खाका तैयार करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, और अंत में एक और चीज सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब है कि आप फ्लो चार्ट बनाएं, फोटो के माध्यम से, फिगर के माध्यम से उसको प्रस्तुत करें, ताकि उत्तर देखने वाले को सरल रूप में आपका उत्तर प्राप्त हो जाए। तो यह आपकी सृजनात्मकता है। यानी आप खुद अपना उत्तर लिखें, अपनी भाषा में लिखें, किताबी भाषा में ना लिखें या दूसरों का देख करके उत्तर ना लिखें। अपनी सोच और अपने दस्तावेजों के साथ यदि अपना उत्तर देते हैं तो हमारा जो मिशन 130 प्लस का है, इसको प्राप्त करने में हमें कहीं कतई कोई शंका नहीं रह जाएगी। तो इस तरह से एक कॉम्पैक्ट वे में, एक संयोजित रूप में, शुद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक रणनीति के साथ संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे पहलुओं को, उससे संबंधित सारी बातों को क्लास के भीतर, कक्षा के भीतर हम लोग चर्चा में प्रस्तुत करेंगे और खुद को तैयार करेंगे स्वाभाविक रूप से, तनाव के माहौल में, दबाव के माहौल में नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। और पढ़ते पढ़ते खेलना और खेलते खेलते पढ़ने के दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ेंगे। आनंद के साथ यह प्रश्न पत्र समाप्त होगा और हम अपेक्षा करते हैं कि इससे अधिक नंबर प्राप्त करने में कामयाब होंगे, बशर्ते कि हमारी रणनीति हम उसका पालन करें। यहीं पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, अपने विचार समाप्त करूंगा। सीमित समय में जो एक संक्षिप्त चर्चा आपके साथ करनी थी हमने की, और उम्मीद करता हूं कि जब हम लोग कक्षा में मिलेंगे तो हर मुद्दे का विस्तार से अध्ययन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिला होगा, कुछ सहूलियत हुई होगी। यहीं पर विराम देने की आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य आपका
उज्जवल हो, इसी कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।